साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो में। मित्रों, 21 बैच का छात्र लगातार हमसे कह रहा था कि भैया मैथ की वीडियोज आप प्रॉपर तरीके से देना शुरू कर दीजिए। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि सेमेस्टर की पढ़ाई कैसे करते हैं, इस सबसे आप अवगत होंगे। जो सब्जेक्ट मुझे लगता है कि इसमें आपको गाइडेंस देने की ज़रूरत है, कहीं ना कहीं यहाँ पे बैक बहुत ज़्यादा लगता है, उस विषय को मैं आपके सामने ला रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद मैथ की श्रृंखला समाप्त करने के बाद यूपी टेट के मैथ को लाऊंगा। यूपी टेट का ईवीएस के कुछ वीडियोज बचे हैं उसको मैं कंप्लीट करवाऊंगा। इसी तरीके से यह प्रक्रिया धीरे धीरे चलती रहेगी। ठीक है, एक वीडियो मैं ये वाला दूंगा पर डे अब देता रहूँगा फोर्थ सेमेस्टर के मैथ का, और एक वीडियो शिक्षा विभाग में क्या चल रहा है, आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए, इस विषय पर मैं आप सबको मार्गदर्शन देता रहूँगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज के वीडियो में हम आपको कुछ चैप्टर शुरू नहीं करने वाले हैं, बल्कि एक छोटा सा वीडियो जिसके माध्यम से आपको यूपी टेट 21 बैच के बच्चे फोर्थ सेमेस्टर में मैथ को क्या क्या पढ़ना है और किस किस लेवल से पढ़ना है मैं आपको बता देता हूं। चीज़ें आसान हैं, बस आपको एक बार देखने की आवश्यकता है, और जो बच्चा हल्के में लेगा निश्चित तौर पे वो बाहर हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, मेरे हाथ में विषय सूची है, मैं उसे आपके सामने व्हाइट बोर्ड पर लिख के दिखा देता हूं। देखिए, सबसे पहले आपको जो चैप्टर पढ़ना है उसे है करड़ी। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं करड़ी। ठीक है, करड़ी आपको पढ़ना है। करड़ी जानते हैं, ये वाला चीज़ आपको पढ़ना बहुत आसान होता है, बहुत आसान होता है। निश्चित तौर पे एक वीडियो में मैं आपको पढ़ा दूंगा। ठीक है, पहला चैप्टर है करड़ी, और दूसरा चैप्टर आपको पढ़ना है वर्ग, वर्गमूल एवं घनमूल। वर्ग, वर्गमूल, वर्ग, वर्गमूल एवं घनमूल। ठीक है, ये आपको पढ़ना है। देखिए, आपके साहित्य प्रकाशन की किताब या कोई भी प्रकाशन की किताब आपके पास हो तो उसमें जो चीज़ें दी गई हैं उन चीज़ों को एससीईआरटी के सिलेबस से जरूर टैली कराइए। मेरे जो भी वीडियोज है पूरे वीडियोज एससीईआरटी के सिलेबस पर है, और पूरी चीज़ें मैं वही देता हूँ, उसकी इतर कुछ नहीं देता हूँ। ठीक है, इस यही बात ध्यान रखिएगा। तीसरे में आपको पढ़ना है संख्या का वर्गमूल, दशमलव संख्या का वर्गमूल। ठीक है, दशमलव संख्या का वर्गमूल, दशमलव संख्या का वर्गमूल कैसे निकालते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको पढ़ना है प्रायिकता। ये प्रायिकता एक बढ़िया चैप्टर आपके बीच है। जब आप कक्षा 8वीं में रहे होंगे तो निश्चित तौर पे प्रायिकता आपने पढ़ा होगा। डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर की अगर बात करें, फोर्थ सेमेस्टर की बात करें ना, डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर की बात करें मित्रों, डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर पूर्णतः कक्षा आठवीं के सिलेबस पर आधारित होता है। कक्षा 8वीं के सिलेबस पर आधारित होता है। अगर आपको मैं ये चीज़ें जब पढ़ाऊंगा और मैं आपसे कहूँगा आप प्रैक्टिस करिए, तो कक्षा 8वीं की जो प्रसिद्ध किताबें हैं आप वहाँ से प्रैक्टिस करिएगा, क्वेश्चन वहीं से आते हैं। ठीक, चलिए, उसके बाद आपको प्रायिकता पढ़नी है। प्रायिकता का मतलब होता है संभावना। संभावना का मतलब होता है एक सिक्का आप उछालेंगे, इसमें ऐसे ही सवाल आते हैं। एक सिक्का आप उछालिए, उसमें हेड आने की संभावना कितनी है। एक सिक्के को 3 बार उछाला गया, उसमें हेड आने की संभावना कितनी है। एक सिक्के को 7 बार उछाला गया, उसमें टेल आने की संभावना कितनी है। निश्चित तौर पर आसान होते हैं, मैं आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगा, बहुत चीज़ें आसान लगने लगेंगी। बस उस दिन का इंतजार करिए जब मैं प्रायिकता पढ़ाऊँगा आपको। ठीक है, उसके बाद आपको पढ़ना है बहुलक और बहुलक पढ़ना है, और आपको पढ़नी है माध्यिका। ठीक है, बहुलक और माध्यिका आपको पढ़नी है। बहुलक और माध्यिका आपको पढ़नी है। उसके बाद आपको क्या पढ़ना है, उसके बाद आपको पढ़ना है त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या पढ़ना है, त्रिकोणमितीय अनुपात। हो सकता है जो बहनें गणित नहीं पढ़ती हैं उनके लिए यह थोड़ा सा कठिन पड़े, लेकिन आपका भाई आपको विश्वास दिलाता है, 100% सबसे आसान चैप्टर में आपका त्रिकोणमितीय अनुपात बता दूंगा। बहुत ही बेसिक लेवल से बताऊंगा, और इतनी बेहतरीन हो जाएगी कि त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है साइन, जो क्या होता है साइन, कॉस और टैन। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कॉट, उसके बाद सेक, और उसके बाद कॉसेक। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। मैं आपको पारंगत कर दूंगा। पारंगत का मतलब यह है कि आप सीजीएल नहीं देंगे, पारंगत का मतलब यह है कि आप यूपी टेट लेवल तक अगर कोई सवाल आता है तो आप टच कर पाएंगे। ठीक है, आपको आसान लगेगा चीज़ें। ठीक है, सामान्य गणित जो यहाँ पे आप पढ़ रहे हैं वही चीज़ें यूपी टेट में भी मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। ठीक, उसके बाद देखिए आपको क्या पढ़ना है, लंबवृत्तीय बेलन व लंबवृत्तीय शंकु। बेलन और शंकु इसमें पढ़ना है। ठीक है, बेलन और शंकु। पिछली बार थर्ड सेमेस्टर में भी मैंने बेलन और शंकु की अवधारणा आयतन से संबंधित बता दिया था,
लेकिन थर्ड सेमेस्टर में ऑफिशियली था नहीं, लेकिन फोर्थ सेमेस्टर में ऑफिशियली है। ठीक है, तो फोर्थ सेमेस्टर का जो सिलेबस दिया गया उस सिलेबस को तो आपको ध्यान में रखना है। जो पिछला आपने पढ़ा है अगर वहां से भी कोई बेसिक क्वेश्चन बन जाता है तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि मैंने नहीं पढ़ा है। आप 3 सेमेस्टर में प्रशिक्षु बन के आए हैं, मतलब आपने 3 सेमेस्टर पार करके आए हैं, तो आप कतई नहीं कर सकते पहले भैया मैंने नहीं पढ़ा है, पढ़े हैं आप। ठीक है, तो शंकु और बेलन की आयतन और उसकी वक्रपृष्ठ इसकी अवधारणा से संबंधित क्वेश्चन आएगा तो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आपको पढ़ना है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, इसका आपको करना है गुणनखंड। ठीक है, इसका आपको करना है गुणनखंड। निश्चित तौर पे ऐसे गुणनखंड आपने बहुत करा है, जैसे अब मैं आपको बताऊं 5x² धन 6x धन x धन 30 6। ए वाला उदाहरण आपने, ए वाले गुणनखंड आपने जरूर किए होंगे। निश्चित तौर पे ऐसे गुणनखंड आपकी परीक्षा में आने वाले हैं, तो आपको एक गुणनखंड मैं सिखाऊंगा। निश्चित तौर पे बहुत आसान है यार, कठिन नहीं है। ठीक है, मेरी बात मानो, कठिन नहीं है। उसके बाद आपको पढ़ना है समलंब, एक होता है समलंब चतुर्भुज। ठीक है, बस आपको समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल पढ़ना है। मैं जब भी पढ़ाऊंगा ध्यान रखिएगा, जब मैं यूपी टेट की मैथ पढ़ाऊंगा तो यूपी टेट ओरिएंटेड पढ़ाऊंगा, और जब मैं डीएलएड की मैथ पढ़ाता हूं डीएलएड ओरिएंटेड पढ़ाता हूं। एक भी पॉइंट इधर उधर नहीं जाता हूं, क्योंकि सिलेबस से ही ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो आपको सिलेबस ही पढ़ना है, ना कि विद्वान बनना है, नौकरी पानी है, ना कि आपको विशेषज्ञ बनना है। ठीक, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल और क्षेत्रफल यही आपकी परीक्षा में पूछेगा, और यही चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक, उसके बाद वृत्त की परिधि और व्यास। निश्चित तौर पे वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr होती है। व्यास जो है क्या होता है, व्यास क्या होता है, वृत्त की त्रिज्या का दोगुना व्यास होता है। तो इससे रिलेटेड जो अनुप्रयोग वाले सवाल आते हैं 4-5 सवालों में मैं खत्म कर दूंगा, उसके बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक, उसके बाद वृत्त का क्षेत्रफल भी आपसे पूछा जाएगा। ये आपने तृतीय सेमेस्टर में पढ़ लिया है, लेकिन चतुर्थ सेमेस्टर में भी यह है, तो चतुर्थ सेमेस्टर में थोड़ा सा इसे डीप जाकर के आपको पढ़ना पड़ेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपको मैं बता दूं, चतुर्भुज का अर्थ उसके विकर्ण, संलग्न भुजाएं, सम्मुख भुजाएं, सम्मुख बाह्य कोणों का बोध। एक चतुर्भुज के बारे में लगभग सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो चतुर्भुज की अवधारणा संबंधित जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं आपको कराऊंगा। चतुर्भुज क्या होता है, चतुर्भुज में विकर्ण क्या होते हैं, चतुर्भुज में संलग्न भुजाएं क्या होती हैं, आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं। तो चतुर्भुज की बेसिक अवधारणा से रिलेटेड सवाल आ सकते हैं आपसे। ठीक है, उसके बाद समलंब के बाद एक तो अलग से समलंब चतुर्भुज चैप्टर में दिया है। उसके बाद आपसे आयत वर्ग वगैरह भी पूछा गया है, अर्थात सभी चतुर्भुज के बारे में आपको नॉर्मल जानकारी जरूर होनी चाहिए। इन द सेंस आयत का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, समलंब का क्षेत्रफल, समांतर का क्षेत्रफल, ऐसे जो क्षेत्रफल वाले होते हैं कम से कम इनकी क्षेत्रफल अगर दे दिया जाए तो आपको पता हो। ठीक, बस यही आपसे पूछा गया है। उसके बाद अंतिम है चक्रीय चतुर्भुज। अंतिम आपसे पूछा गया है चक्रीय चतुर्भुज। ठीक है, निश्चित तौर पे चक्रीय चतुर्भुज मैंने तृतीय सेमेस्टर में पढ़ाया है। जो भी बच्चा मुझसे पढ़ा है चक्रीय चतुर्भुज आप सभी लोग बताइएगा क्या होता है। ऐसा चतुर्भुज जिसके जो शीर्ष होते हैं, ऐसा चतुर्भुज जिसके शीर्ष वृत्त की परिधि पर स्थित हो। अगर इस तरीके से कोई चतुर्भुज आपके बीच है और उसका जो शीर्ष है, चारों शीर्ष है, वो किसी वृत्त की परिधि में स्थित हो, तो क्या होता है, वो जो है चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। और चक्रीय चतुर्भुज का एक बेसिक अवधारणा होता है, चक्रीय चतुर्भुज के विकर्णवत जो आमने सामने की भुजाएं, आमने सामने के जो कोण होते हैं 180 अंश के होते हैं। यहाँ से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, बाकी कुछ नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो आपकी परीक्षा में बस यही चीज़ें आने वाली है, बस इतना ही आपका चैप्टर है। ठीक है, अब इतना ही चैप्टर है। कुछ बच्चे इतने परेशान होते हैं बस इतने चैप्टर में, भैया करा दीजिए नहीं तो हम बर्बाद हो जाएंगे। भाई मैं आपको बताऊं, मैंने अगर मैथ के लिए कहा तो मैं मैथ कंप्लीट करवाऊंगा। जो मैं बोलता हूं ईमानदारी पूर्वक करता हूं, मुझे मिलता कुछ नहीं है। ठीक है, मुझे मिले या ना मिले, लेकिन मैंने जो कह दिया वो कर दिया। आप बताइए, 2 साल से मैं वीडियो बना रहा हूँ, अगर मेरा नीयत अलग होती ना तो आज आप हमें अलग जगह पर पाए होते। लेकिन मैं ईमानदारी से कभी विचलित नहीं हुआ। समय लगेगा मुझे आगे बढ़ने में, लेकिन आप लोगों के सहयोग से मैं आगे जरूर बढ़ूंगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं इतनी ही चैप्टर आपके परीक्षा में दिए गए हैं। मैं चैप्टर बता देता हूं कितने वीडियो मैं आपको दूंगा और कितने चैप्टर मैं आपको दूंगा। देखिए 1 2 3 4
5, 6, 7, उसके बाद 8, 9 हो गया, उसके बाद 10। मैं पूरा 10 चैप्टर बनाऊंगा इसे, ठीक है, 10 नहीं 11, टोटल 11 चैप्टर मैं इसे बनाने वाला हूं, ठीक है, 11 चैप्टर बनाऊंगा। और लगभग जो आपके सामने वीडियोज की संख्या जाएगी मेरे सिलेबस के अकॉर्डिंग, प्रैक्टिस तो मैं बाद में कराऊंगा जब आपकी परीक्षा वगैरह होगी, उस समय प्रैक्टिस मेरी जाती है, लेकिन जो मैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं वीडियो देने वाला हूं, इस वीडियो की संख्या मात्र और मात्र ज़्यादा से ज़्यादा 22 से 25 वीडियो दूंगा, ठीक है, 22 से 25 वीडियो, इससे ज़्यादा वीडियो मेरी नहीं जाएगी। 22 से 25 वीडियो में आपके सारे सिलेबस को समेट दूंगा, आपका बेसिक मजबूत हो जाएगा और आप परीक्षा में इस योग्य हो जाएंगे कि आप टक्कर दे पाएँ, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपने सिलेबस डिस्कशन के तौर पे देखा होगा। अब कल से मैं जो है आपको एक एक वीडियो देने लगूंगा, और आप सभी लोग जो भी आपकी मांगे होती हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसके लिए ज़रूरी यह है कि अगर आप हमें आगे करना चाहते हैं, बेहतर कराना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना पड़ेगा, सब्सक्राइबर्स की संख्या बढ़ानी पड़ेगी, जिससे हमारा भी उत्साहवर्धन हो और हम भी आपके लिए कुछ करें। देखिए, मेरा सीधा सा मोटिव होता है, मैं कभी नहीं कहता हूँ मैं समाज सेवी हूँ, मेरा भी उद्देश्य कुछ अलग करने का है, यूट्यूब के क्षेत्र में आने का उद्देश्य कुछ अलग है। निश्चित तौर पे उन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मैं अनवरत प्रयास करता रहता हूं, और जो भी मेरे पारिवारिक दायित्व होते हैं उसके बीच में ये काम करता हूं। मेरा फुल टाइम ये काम ये नहीं होता है, मेरा पार्ट टाइम कार्य होता है, लेकिन हाँ, पूरी तरीके से ईमानदारी के साथ मैं कार्य करता हूं, बस यही उद्देश्य है। और हम आपसे भी कहते हैं, आप भी कोई कार्य करें तो पूरी ईमानदारी के साथ कार्य करें, क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। आपका जीवन आपके हाथ में है, बनेंगे आप, बिगड़ेंगे आप, बनेगा आपका, बिगड़ेगा आपका। जीवन आपका है तो इसके जिम्मेदार आप ही होंगे, कोई दूसरा आपका साथी नहीं होने वाला है। तो जो भी कार्य आप कर रहे हैं पूरी ईमानदारी के साथ करिए, माता पिता हमेशा आपके साथ नहीं रहने वाले हैं, ठीक है। इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूं। एक वीडियो मैं और इसी दम पर शूट कर लेता हूं, क्योंकि आज शिक्षा विभाग को लेकर के बहुत सारी चीज़ें मार्केट में चल रही हैं, उस विषय पर भी मैं एक वीडियो शूट करता हूँ, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को शेयर करिएगा, और जितना हो सकता है सब्सक्राइबर्स की संख्या बढ़नी चाहिए, क्योंकि आप हमारे हैं, आप हमारे परिवार हैं, तो ये काम ज़रूर करेंगे। सब्सक्राइबर्स बढ़ाइए, हम आपके लिए जो भी आवाज़ उठाएंगे निश्चित तौर पे परचम तक पहुँचेगी, ये विश्वास करिए हमारे ऊपर। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।